हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की बात करी थी, है ना। उसमें से हम लोग जो पढ़े थे वो सारा आपका गोल्स क्या होता है, नेचर क्या होता है, इसकी चर्चा हमने कर रखी थी। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करने वाले हैं और उसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं कहाँ, आपके क्लास में, और फिर समझते हैं क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, है ना जी। तो आइए सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ जी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, है ना। तो आइए, मैंने कुछ लिख रखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बिहाफ में, आप पहले उसको समझिए, फिर हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। आइएगा जी, देखिए क्या कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका अपना सेपरेट ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी प्लान करके वो काम करती है ना। अब वो क्या लिखा कि जिसको हमें फुलफिल करना होता है अलग अलग फंक्शन के थ्रू 3 काम करके। तो ध्यान समझिएगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेपरेट ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हमें फुलफिल कैसे करना होता है, अलग अलग फंक्शन के थ्रू 3 काम करके। क्या काम करना है, सबसे पहले कोई डिपार्टमेंट फॉर्मेशन करना है, फिर पोस्ट को एस्टेब्लिश करना है कि कौन सा पोस्ट में किसका काम, और फिर उस पोस्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। और इसी और ये जो रिलेशन है जो एस्टेब्लिश करना होता है वो होता है किसका, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने बोला हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हमें फुलफिल करना होता है अलग अलग फंक्शन के थ्रू 3 काम करके। तो उसमें 3 काम में पहला काम क्या, डिपार्टमेंट फॉर्मेशन, दूसरा पोस्ट को एस्टेब्लिश करना और तीसरा रिलेशन को एस्टेब्लिश करना। तो रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, वो कौन सा रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। और इसी रिलेशन को मेंटेन करने को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी रिलेशन को मेंटेन करना, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन को मेंटेन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात। अब इसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था होती है जहां पे आपके रूल्स रेगुलेशंस पे ध्यान दिया जाता है ना। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे कोई मतलब नहीं है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया किसी फैमिली का, है ना, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, क्या होता है देखते हैं। आइए चलेगा जी, नेक्स्ट चलें जी। सर क्या कह रहा है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज आर गाइडेड बाय रूल्स। एम्प्लॉय किसे गाइड करते हैं, रूल से। कह रहा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स एंड पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय आर क्लियरली डिफाइंड फॉर अचीविंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स, स्ट्रक्चर ऑफ जॉब की क्या स्ट्रक्चर होगा, पोजीशन एम्प्लॉइज का, ये क्लियरली डिफाइंड होता है ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके, मतलब इजीली ऑर्गेनाइजेशन को चला सके उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। कह रहा सच अ स्ट्रक्चर इज नॉन एज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब सिंपल सा बात अगर मैं कहूं तो जो आप ऑफिस जाते हैं ना, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वहां पे हर पोजीशन के एम्प्लॉइज होते हैं, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए कह रहा है इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज डिफाइंड फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इट इज स्टेबल रिजिड एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। तो क्या बोल रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होता है ताकि अचीव कर सके हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। कह रहा है इसीलिए वो स्टेबल, रिजिड और कोऑर्डिनेट रहता है ताकि एफर्ट दिख पाए हर डिपार्टमेंट का।
कह रहा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए एक एक करके इन 5 फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां सीनियर ही सब कुछ होते हैं। जैसे मिलिट्री वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां सीनियर सब कुछ है, वहां अप टू डाउन का प्रोसेस है ना। क्या प्रोसेस है जी? अप टू डाउन का प्रोसेस है, हायरार्किकल प्रोसेस है, हायरार्की मेंटेन करी जाती है वहां, उसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखिए क्या कह रहा है मीनिंग ऑफ लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है जो सबसे पुराना है, तो आपको लाइन स्ट्रक्चर मेंशन करना है। कह रहा है इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर टाइप मिलिट्री डिविजनल और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्केलर टाइप मतलब आपको हायरार्की वाला मेंटेन करना होगा, मिलिट्री टाइप या डिविजनल और ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है अंडर दिस सिस्टम authority flows directly and vertically downward from the top of the managerial hierarchy to the different level of managers and subordinates and down to the operational level of workers। मतलब अप टू डाउन, हमेशा ऊपर वाले आपके हायरार्की मेंटेन करके रखेंगे और ऊपर वाले से आपका फ्लो होगा डायरेक्टली नीचे। वर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। वर्टिकल मतलब ऐसे वाला, ऐसे ये ऊपर वाले लोग होंगे, ये डाउन वाले लोग होंगे। बात समझ में आई जी। कह रहा है इट इज नॉन एज द चेन ऑफ कमांड और स्केलर प्रिंसिपल, इसको वो भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल है, ज्यादा ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन फास्ट है, इजी है, फीडबैक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड और यूनिफाइड है, ठीक है। और सिंस स्पेशली यूजफुल व्हेन द कंपनी स्मॉल साइज, छोटा साइज में कंपनी है तो इसका यूजफुल किया जा सकता है। स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिसएडवांटेज क्या क्या होगा, रिजिड इनफ्लेक्सिबल है, लाइन अथॉरिटीज बिकम डिक्टेटोरियल होता है ना, तानाशाह, overloads of executive with suppressive activities so that range planning policy making are often neglected, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैन सफर फ्रॉम लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जो ऊपर वाला बोलेगा वही मानना होगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बी मोर इंटरेस्टेड इन देयर इंटरेस्ट रादर देन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट वेलफेयर। तो ये अलग जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कह रहा लाइकली टू इनकरेज नेपोटिज्म, नेपोटिज्म के लिए ये कह रहा इट माइट स्टॉप प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट द यूनिट ऑफ वर्क इफेक्टिवली। तो मिला जुला के ये जो है वन वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इतने याद रखना है। दूसरा जो होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात मैं थोड़ी सी कर लूं पहले। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां स्टाफ वाले जो लोग होते हैं वो एक्सपर्टीज होते हैं। तो लाइन वाले लोग जो हैं टोटल की टोटल ऑथोरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लाइन की होती है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाऊं, समझ में आ जाएगा। जैसे आपके ऑफिस में या फिर मेरे ऑफिस में मैं काम कर रहा हूं और मेरे साथ मेरे सीनियर बॉस भी है जिनको एक्सपर्टीज के तौर पर भेजा गया है। मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है, मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे डिसीजन मेरे होंगे, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा, लेकिन मेरा बॉस जो है, मेरा सीनियर जो है, जो एक्सपर्टीज के तौर पे है, वो मुझे सजेस्ट करेगा। उसकी सजेशन लेना ना लेना मेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन के ऊपर होता है। तो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन की होती है। स्टाफ वाले जो हैं वो बस अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हैं और एक्सपर्टीज यूज करके उनकी हेल्प करते हैं, किनकी? लाइन वाले की। आइए चलिए तो नेक्स्ट देखें एग्जांपल। कह रहा मीनिंग ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट अप्रोच ऑथोरिटी, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स establish goal and instruction that are met by employees and other workers। तो क्या बोला, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैनेजमेंट अप्रोच ऑथोरिटीज में स्टैब्लिश करते हैं गोल और इंस्ट्रक्शंस को, है ना, जो एम्प्लॉय और अदर वर्कर्स के द्वारा मिला हुआ है। कह रहा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज इन अ मोर फ्लेक्सिबल वे विदाउट सैक्रिफाइसिंग मैनेजरियल अथॉरिटी। तो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोल रहा है कि इसका मतलब है कि बहुत लार्ज और बड़े इंटरप्राइज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बहुत फ्लेक्सिबल वे में बिना सैक्रिफाइस किए मैनेजरियल अथॉरिटी को डिलीवर कर देते हैं या फिर निभा लेते हैं। कह रहा स्टाफ ग्रुप सपोर्ट those who are engaged in the central productive activity of the enterprise। तो स्टाफ के जो ग्रुप होते हैं, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो सपोर्ट करते हैं जो सेंट्रल प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टाफ वाले सिर्फ सपोर्टिव होते हैं,
सपोर्ट करते हैं, वो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। कह रहा दे बैकअप देयर वर्क। स्टाफ ग्रुप हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन एनालाइजिंग, रिसर्चिंग, काउंसलिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज। तो स्टाफ और लाइन जब पूछ दिया जाए तो लाइन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टाफ वाला जो होता है वो सीधा सीधी उसकी हेल्प करने के लिए आता है। अब हेल्प लेना ना लेना वो आपकी बात है। बात समझ में आया? जैसे एक होता है ना केबीसी, आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक फोन अ फ्रेंड होता है। फोन अ फ्रेंड में आपको वो ऑप्शन दिया जाता है, वो उससे हेल्प लेने के लिए बात करता है, ठीक है। या एक्सपर्ट चॉइस होता है, तो एक्सपर्ट आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको लेना है कि नहीं लेना है वो आपका डिसीजन होता है। सेम वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वहां ट्रीटमेंट करता है कि एक्सपर्ट आपको बता दिया, देखिए मेरे को ये लग रहा है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो ये खेल आपका है। वैसा ही लाइन एंड स्टाफ भी काम करती है। कह रहा है एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ क्या है कि लाइन ऑफिसर्स कैन मेनली फोकस द टास्क एज अ प्लानिंग एंड चेकिंग इज डन बाय द एम्प्लॉइज एंड स्पेशलाइज्ड डिसीजन प्रोवाइड बाय द एक्सपर्ट एडवाइस इन प्रोफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। देख लो, लाइन ऑफिसर सिर्फ मेन काम पे फोकस करते हैं और स्पेशलाइजेशन के लिए कौन आता है? सर स्टाफ वाले आते हैं। सिंस द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस, डिसीजंस कैन बी मेड इजीली। दोनों हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस भी और मेरे पास मेहनत करने वाला भी, तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए, कह रहा स्टाफ ऑफिसर प्रोवाइड द कंप्लीट फैक्चुअल डेटा टू द लाइन ऑफिसर्स कवरिंग एक्टिविटी विद इन विदाउट देयर यूनिट्स। दिस विल हेल्प टू क्रिएट मोर कोऑर्डिनेशन। बोल रहा है कि स्टाफ ऑफिसर प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट फैक्चुअल डेटा, है ना, किसको? लाइन ऑफिसर्स को, ताकि आप एक्टिविटी विद इन और विदाउट देयर यूनिट्स उसके छोड़े हुए भी काम कर लो। मतलब अपनी एक्सपर्टीज को इतना तरीके से देते हैं जो उनको हेल्प करता है मोर कोऑर्डिनेट करने में। प्रोवाइड्स एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वर्कर। स्टाफ सर्विस प्रोवाइड ट्रेनिंग भी देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल न्यू कमर्स। स्टाफ एक्सपर्ट्स आर आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टू लुक फॉरवर्ड। स्टाफ जो है आइडियोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं ताकि आपको वो हेल्प कर पाए। डिसएडवांटेज क्या है? कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो आप अगर काम कर रहे हो, जैसे मान लो मैं अकेला हूं और मैं काम कर रहा हूं, तो या तो सही होगा या गलत होगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा बंदा रहे, वो आपको, अब मैं उससे पूछूं नहीं, वो आपको सजेस्ट करे, देखो ये चीज ना बिल्कुल सही नहीं है, अब तुम देख लो कि ये सही है या गलत है, तो कंफ्यूजन होगा कि यार मैं सही कर रहा था, पता नहीं वो कुछ ने क्या कह दिया, गलती हो गई, माइंड डिस्टर्ब होगा, वो काम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारे साथ भी होता है ना, कोई बोल देता है अरे यार क्या कर रहे हो, ये इस लाइन में कुछ है, कुछ नहीं है, इस लाइन में कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे, तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें, जिंदगी में क्या होगा, लाइक दैट। समझ में आ रही बात जी? उसके बाद कह रहा था स्टाफ यूजुअली एडवाइज द लाइंस। स्टाफ क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, किसको? लाइन वाले को। बट द लाइन मेक्स डिसीजन। तो अब बट देखो आ गया ना कि लाइन को डिसीजन बनाना पड़ता है, डिसीजन टाइप्स, सो द एम्प्लॉय ऑफन फील पावरलेस। तो एम्प्लॉय को पावरलेस फील होता है। कह रहा है टू मच रिलायंस ऑन स्टाफ ऑफिसर्स मे नॉट बी बेनिफिशियल टू द बिजनेस एज ए लाइन ऑफिसर। तो जब स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस करेंगे तो वो आपका लाइन ऑफिसर जो होता है वो आपका बिजनेस उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि स्टाफ बार बार उनका एडवाइस देते रहते हैं, तो वो अपना माइंड नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, स्टाफ स्पेशली डिमांड हाई पे, इट इज एक्सपेंसिव। तो हाँ, स्टाफ वाले क्योंकि एक्सपर्टीज होते हैं तो हाई तो डिमांड करेंगे भाई। चलिए तो ये था, बाकी आप देख लीजिएगा एक बारी। अब है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम के बेस पर डिवीजन होता है ना, कि भाई मेरा रिसर्च का काम है, मेरा आचार काम है, मेरा मार्केटिंग काम है, मेरा ये काम है ना, तो उसको बोलते हैं काम के बेसिस पर डिसाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कह रहा मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, कह रहे दे आर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज। जो उनके स्किल्स है, जो उनके नॉलेज है, उस बेस पर उनको काम दिया जाता है। कह रहा है अंडर दिस स्ट्रक्चर द एम्प्लॉइज आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टास्क। तो जो इस स्ट्रक्चर में है, एम्प्लॉइज को डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग ग्रुप में अकॉर्डिंग टू ग्रुप और टास्क के बेस पर। वेयर द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑपरेट वेल स्टेबल एनवायरनमेंट। जो ये स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को ऑपरेट कर लेते हैं। वेयर बिजनेस स्टडीज हैव लिटिल इंक्लिनेशन फॉर चेंज और मोबिलिटी एंड द लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी मेड इट डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रिएक्ट क्विकली टू द मार्केट चेंजेस। तो जहां बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या हो जाता है, लिटिल इंक्लाइनेट हो जाता है, मोबिलिटी चेंज के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिफिकल्ट हो जाता है,
ठीक है, ये सारा। अब कह रहा है एडवांटेज क्या है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफ द टीम लीडर हैज द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। फंक्शनल में जो एक्सपर्ट होगा उसको नॉलेज होगा। फॉर एग्जांपल द पर्सन हेडिंग द आईटी डिपार्टमेंट विल हैव द एजुकेशन एंड द स्किल नेसेसरी टू शोल्डर दिस रिस्पांसिबिलिटी एंड सक्सेसफुली रन हिज टीम। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि काम के बेस पर डिवीजन हो चुका है, तो अब जो आईटी का हेड होगा वही सब कुछ जान रहा होगा, या फिर रिसर्च का हेड होगा वो जान रहा होगा, या परचेजिंग का हेड होगा वो जान रहा होगा, और उसी हिसाब से उसको टीम को लीड करके चलना है। क्या रहा, बिकॉज द एम्प्लॉइज एक्सपर्टीज in that particular field the work is more efficient and precise, there are fewer mistakes, the also helps in the motivation of the employees of the company। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस चीज में जो एक्सपर्टीज है अगर उनको वो काम दे दी जाता है तो वो बहुत प्रिसाइज और एफिशिएंट तरीके से काम कर लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, कह रहा है द एम्प्लॉइज आल्सो हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ द हायरार्की ऑफ द फर्म। ये भी बात बिल्कुल सही है कि एम्प्लॉय को भी आइडिया रहता है कि हायरार्की क्या है फर्म का। अब देखिए डिसएडवांटेज, द वर्क कैन बी क्वाइट और डायमेंशनल, आफ्टर अ व्हाइल द एम्प्लॉइज मे स्टार्ट फीलिंग मोनोटनी और बोर्डम। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप एक ही काम करते रहेंगे तो आप बोर होते चले जाएंगे, आपको लगता है कि बोर होना चाहिए, तो फिर ऐसा काम यहाँ पे इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। कह रहा है इन दिस स्ट्रक्चर द मैनेजर मस्ट टेक केयर ऑफ द अप्रेजल ऑफ सिस्टम, इफ द करेक्ट अप्रोच इज नॉट टेकन देन द कॉन्फ्लिक्ट मे अराइज बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड रिगार्डिंग प्रमोशन और अप्रेजल। तो ये बात है। क्या रहा था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, Employees never gain any knowledge and skills outside their own department। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप एक काम में व्यस्त रहोगे ना तो आपको उसी का एक्सपर्टीज हो जाएगा, फिर आप अदर डिपार्टमेंट या अदर स्किल्स को सीख नहीं पाओगे। सो इसीलिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका डिमेरिट भी और मेरिट भी है। अब आ जाइए कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर, एक ग्रुप ऑफ फॉर्म किया जाता है, उस ग्रुप के अनुसार हर इंसान कुछ ना कुछ काम या मोटिव लेके आता है और साथ मिलकर फिर वो काम करते हैं, जैसे ही वो काम खत्म ग्रुप भी खत्म हो जाता है। आइए, कह रहा है अ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज, अलग अलग नॉलेज का। कह रहा है विच इज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अ कमिटी हेल्प्स गैदर कलेक्टिव आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन properly analyze and them which helps to make strong managerial decision and solve difficult problems। तो कमेटी का मतलब ही होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आना, जैसे वो काम खत्म आपका भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन वेरियस प्रॉब्लम्स में अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है जब आप ये काम करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स द मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट कमिटी बाय गैदरिंग द मेंबर्स फ्रॉम द कंसर्न फील्ड। तो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट कमिटी बनाती है कंसर्न फील्ड से। ठीक है जी, और एंड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन सजेशंस फ्रॉम द कमिटी मेंबर्स द मैनेजमेंट टेक डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। और बोल रहा है जब हम कमेटी बना देते हैं तो उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम फिर डिसीजंस लेते हैं। ये होता है ना, सुनियो, जैसे एनईपी था, एनईपी ठीक नहीं है, अपने देश की शिक्षा नीति ठीक नहीं है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, करती है भले एक कमेटी में बना दे रहा हूँ, वो कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस बेस पर हम काम कर लेंगे। तो वही है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एक स्पेसिफिक काम के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है, वो उस पर काम करते हैं और बात बन जाती है। अब देखिए एडवांटेज क्या होता है, क्वालिटी डिसीजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लान पॉलिसीज, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, रिड्यूस बायस, कॉन्फ्लिक्ट, डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कमिटमेंट एंड पूलिंग अथॉरिटीज। देखिए क्वालिटी ऑफ डिसीजन बिल्कुल सही बात है, अगर वो कमेटी काम कर रही है स्पेसिफिक चीज के लिए तो क्वालिटी डिसीजन तो देगी। ऑब्जेक्टिव प्लान पॉलिसीज भी अच्छा बनेगा। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेंगे, बायसनेस घटेगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो क्या होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक ही पे काम कर रहा है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है, क्रिएट करेगा कॉन्फ्लिक्ट, डिले करेगा डिसीजन में। हाँ बात सही है कि आप अगर कोई कमेटी बन रही है किसी चीज के लिए तो वो रिपोर्ट तैयार करेगी तभी तो, तब तक तो डिसीजन डिले हो जाएगा जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंट, हाँ ये बात भी सही है कि भाई कोई मान लो कोई एक्सपेक्ट को कमेटी दिया गया, कुछ कम लोग रहे और वो कमेटी उस चीज पॉइंट ऑफ व्यू को पहले से जान रहा हो तो वो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा, डाइवर्स कर देगा उस चीज को। टेंडेंसी ऑफ शिफ्टिंग, ये भी बात सही है। लैक ऑफ सीक्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्प्लिट अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा। तो ये बात हो गई जी आपके कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी बात ध्यान से समझिएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कुछ है नहीं, वो सिर्फ सोशल ग्रुप वाला, व्हाट्सएप ग्रुप वाला को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। देखिएगा, कह रहा है इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस गिव राइज टू नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉइज कट द ऑफिशियल चैनल्स एंड फॉर्म देयर ओन सोशल ग्रुप्स व्हिच आर नॉन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बात देख ली, कह रहा है इंटरेक्शन अमंगस्ट एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस, ठीक है।
एक वर्क प्लेस में क्या कि ऑफिस गए, काम किए, ठीक है, काम किए, बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई। अब वो फॉर्मल ग्रुप को से छोड़कर एक नई ग्रुप्स बना लेते हैं, है ना, जिसको इनफॉर्मल ग्रुप कहा जाता है, जहां पे वो बातचीत करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, वो सारा चीज। सच इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो इमर्ज कहां से होते हैं, इसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। कह रहा है इट अराइजेस ऑफ फ्रीक्वेंट कांटेक्ट ऑफ पीपल विद ईच अदर बेस्ड ऑन द कॉमन इंटरेस्ट। It has no definite structure as it comprises a network social relationships। क्या ये सोशल नेटवर्क सोशल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कह रहा है it has no specific direction for the flow of information and is flexible। It is helpful is a faster communication and fulfill the social needs of employees at workplace। तो देखो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आप ऑफिस में बैठ के भी चुगली कर सको, है ना, बात समझ में आए कि ऑफिस में बैठे हुए किसी को कुछ लगा फटाक से चुगली कर दिया, तो उसके लिए ये चीज बना हुआ है। बात समझ में आई, बस सिंपल और कुछ नहीं है। कह रहा है कॉन्ट्रारी टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ रैंक्स पर इवन फंक्शंस ऑफ द पीपल डू नॉट डिफाइन देयर पोजीशन और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बात यही है, आप एक बार इसको रीड करिएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसी को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या बेस्ड होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बाद में, मतलब हंसी मजाक दोस्त वाला ग्रुप, व्हाट्सएप वाला ग्रुप। देखिए फीचर्स क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्ट वेरी पेक्युलर फीचर्स। फर्स्टली दे इमर्ज द डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली, फॉर्मल पॉलिसीज प्रोसीजर्स डू नॉट प्ले इन द रोल। ये बात तो सही, एक ही बात है, मिला जुला के आपको यही बात आएगा घूम फिर के। इनफॉर्मल लोग जो होते हैं वो फॉर्मल में बात नहीं करते हैं, ऑफिशियली बात नहीं करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से वो रे बेते वाला बात होता है ना, वो जो गाली गलौज देते रहते हो ना, नालायक तुम लोग, सब वो वाला चीज है ना जी। तो इस तरह से आप देखिएगा। उसी तरह से इसका फंक्शन भी है। प्राइमरी फंक्शन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली टू द मेंटेन कल्चरल वैल्यूज ऑफ पीपल व्हेन द पीपल कैन एसोसिएट देमसेल्व्स विद ईच अदर सोशली दे ऑलवेज फील अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। कंसीक्वेंटली अदर फंक्शन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड द सोशल सेटिस्फैक्शन टू मेंबर्स। तो पहला फंक्शन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, काम क्या है कि अपने वैल्यूज अपने कल्चर को बना के रखना, और दूसरा चीज क्या है, सोशल सेटिस्फैक्शन, सामाजिक सुख की प्राप्ति होना, ठीक है। Finally, an informal organization also provide an effective means of communication to its member। बिल्कुल सही बात है। जब फाइनली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के ये वो करना, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली आपको एक राह दिखाता है, एक बात करने का तरीका दिखाता है, जहां आप इनफॉर्मल नहीं बात करेंगे, इनफॉर्मली तरीके से बात कर, देखना वो ऐसा हो रहा है, बात करते हैं ना हम लोग ऑफिस में नॉर्मली, वो चीज इसी तरह से कुछ मेरिट दिए गए हैं और कुछ डिमेरिट दिए गए, ये आप देख लीजिएगा, कुछ खास है नहीं। बस आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।